अगर इस बंदे को ज़ेर करना है ना तो बी नॉर्मल सामिया, अब हार्श नहीं होना। जो होना था हो गया, लेकिन माफ़ तो किसी को नहीं करूँगी। वो खाली से बेडरूम को तक रही थी। ऐसा इस्तकबाल हुआ था उसका। हयाम उसे यहाँ बिठाकर चली गई थी, लेकिन अब वो बेड से उठकर अपना काम करने लगी थी। वो धीरे से कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी एकदम सब कुछ हो जाएगा उसे यकीन ना था। दरवाजे का लॉक घुमाकर वो अंदर दाखिल हुआ था और दरवाजे पर ही टेक लगाकर सीने पे हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। ये तो उसे मालूम था कि वो एक आम रिवायती दुल्हन की तरह बेड पर बैठकर बिल्कुल उसकी राह नहीं तक रही होगी। इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो। एक कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, अब क्या इस जोड़े में सोऊंगी मैं। सामिया जो बेड पर दारिम का सूटकेस फैलाई खड़ी अपने लिए मुनासिब कपड़े ढूंढ रही थी, उसके आने का एहसास महसूस करके उसकी तरफ आई थी। आज की रात कौन सोता है मिसेस दारिम? वो उससे लड़ने के लिए लापरवाही से दरवाजे के पास ही आ गई थी। दारिम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने मुकाबिल किया था। चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी तारी की हुई थी। क्यों, तुम्हारे यहाँ जागा जाता है? वो दांत कचकचा कर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रही थी। तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ। और तुम और मैं अब एक ही है ना, मतलब दो बॉडी एक जान, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना फिल्म्स की ज़ुबान में। देखो दारिम, मेरे सर में दर्द नहीं करो, प्लीज़ मुझे चेंज करने के लिए दो कुछ। वो अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाती बेड के कोने पर जा बैठी थी। अब उसका अंदाज ज़रा नर्म हुआ था, जैसे वो मज़ीद बहस के मूड में ना हो। ये तुम्हारा कमरा, ये बंदा तुम्हारा, ये बंदे का सूटकेस तुम्हारा, इसमें सारे कपड़े तुम्हारे, जो लेना है ले लो। वो हनूज वहीं खड़ा बोला, तो बंदे मेरे, तुम्हारे हाथी जैसे कपड़ों में से मैं क्या पहनूंगी? मुझ जैसी दो आ जाएंगी इसमें। वो सर हाथों में थाम कर जैसे तंग आकर बोली थी। वो इस तरह बोली थी कि उसके इस अंदाज पर दारिम के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इंटरेस्टिंग, वो दिल में कहकर आगे बढ़ा और बेड पर बिखरे अपने कपड़ों को खंगालने लगा। बाय द वे, तुम्हें किसने कहा था कि डाइटिंग कर करके सूखी लकड़ी बन जाओ? वैसे एक राज की बात यह है कि इतनी स्लिम लड़कियों की शादी नहीं होती, कोई नहीं करता उनसे शादी। यह तो मेरी अच्छाई और नेकी है कि तुमसे मैंने शादी कर ली, वरना मेरे ससुर साहब को खासा ख्वार होना पड़ता। उसके हाथ में टी शर्ट और ट्राउज़र थमाता वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव एंजॉय करता बोला। दारिम की बात पर तो उसका मुंह खुला रह गया था। तो तुम्हारी नेकी अच्छाई की ज़रूरत नहीं है मुझे, दो मुझे तलाक, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं मुझे। मेरा बाप ख्वार होता, हमारा मसला था। अटेंशन सीकर, वो बिना किसी तमीज़ या लिहाज के बदतमीज़ी से बोली थी। समझती क्या हो तुम खुद को? समझती क्या हो खुद को तुम? दारिम उसके तलाक के लफ्ज़ पर तेज़ी से गुस्से में आया था। अभी कुछ घंटे तो हुए थे उन्हें इस रिश्ते में बंधे, और जो भी उसने किया था सामिया की पूरी रजामंदी से किया था। मुझे मजबूर ना करो जाहिल गंवार इंसान बनने पर, वरना तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो मेरा एक हाथ सिर्फ काफ़ी है। उसका गुस्सा भी बढ़ा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसका बाजू पकड़कर सामिया को बाथरूम की तरफ घसीटता वो तैश में आकर बोला। वापस आकर उसने अपने बेड पर बिखरे सारे कपड़े सूटकेस में वापस डाले थे और वहीं बेड पर बैठकर आगे का सोचने लगा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वो नेकलेस उतार रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था। उन लोगों ने 2 दिन के लिए रिहाइश फार्म हाउस में की थी और अब वो बेडरूम में थे। उसके हाथ अपनी गर्दन पर थमे थे। अभी सब रहने दो, मेरी आंखों को ज़रा ठंडा तो होने दो। जामिन वेस्टकोट उतारता बोला। सोफे पर बैठ गया था, सर सोफे की पुश्त पर डाला था। उस दिन के लिए माफ़ किया या नहीं? आई स्वेयर, शर्मिंदा हूँ बहुत मैं। कब करोगी माफ़? माफ़ी मांग रहा हूँ मैं तुमसे। गलतियाँ तो मुझ जैसे मासूम शोरों से होती ही हैं। वो इस अंदाज में बोला था कि हयाम को वाकई वो मासूम लगा। आपको कौन सा मेरी नाराज़गी का ख्याल है? सुबह भी अपनी मर्ज़ी से मुझ पर रोब जमा लिया। वो खफगी से बोली थी। इतने दिन बाद तुम्हें पास देखा था, काबू नहीं कर सका खुद को, वरना तुम्हें परेशान करके मुझे कौन सा सुकून से नींद आती है। हाँ तो फिर आज हम दोनों को सुकून से सोना चाहिए। कर दिया मुआफ़ आपको। सुनो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसका हाथ अपने सीने पर रख कर वो आंखें बंद करके बोला था। हयाम मुस्कुराई थी। क्या हुआ तुम्हें? उसके बराबर में बैठकर वो परेशानी से गोया हुआ अगले दिन। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो घबरा सा गया था। बुरा लगता है मुझे दूध। 2 से 3 उबकाइयों में ही उसकी हालत बुरी हो गई थी दूध को देखते ही।
اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں نم ہوئی تھیں، آنسو اس کے چہرے پر پھیلنے لگے تھے۔ ضامن مزید پریشان ہوا تھا، اسے ناشتے میں دودھ کا گلاس پکڑا کر۔ کب سے ایسا ہوتا ہے؟ میرا مطلب کب سے طبیعت خراب ہے تمہاری؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلتے آنسو صاف کر کے تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ کبھی کبھی 2 ہفتوں کے دوران سے، وہ ہچکیاں لیتے روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ضامن پر غصہ آیا تھا، زبردستی کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ۔ موم کو بتایا تھا تم نے پھر؟ ایک دفعہ پتہ ہے انہیں، جب آپ گئے تھے تب بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ بچوں جیسی چہرے پر معصومیت لیے اس کا چین برباد کر رہی تھی۔ اوف، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئیں وہ تمہیں؟ اس کو بے اختیار وہ گلے لگاتا بولا۔ میں نے منع کر دیا تھا انہیں، وہ اس کو دور ہٹاتے بولی تھی، اور پھر اس کے پاس سے ہی اٹھ گئی تھی۔ تمہیں اپنی چلانی لازمی ہوتی ہے ہر بار۔ ضامن کو جی بھر کے اس پہ پیار آیا تھا۔ آپ چلاتے ہیں اپنی مرضی، ہر بار آپ ہی۔ کیوں پلایا تھا مجھے دودھ؟ دیکھیں کتنا زہر لگتا ہے دودھ مجھے، دل گھبراتا ہے میرا اس کو دیکھ کر۔ وہ چہرے پر خفگی لیے بولی تھی۔ اب تم ڈیلی دودھ پیو گی، آ رہی ہے بات سمجھ؟ فلیور کے ساتھ لوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس جا کر واپس اسے کندھوں سے تھام کر اب وہ اسے بیڈ کی طرف لایا تھا اور اسے نرمی سے لٹایا تھا۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتے میں کچھ اور لاتا ہوں۔ فی الحال آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ اس پر کمبل سیٹ کرتا وہ پیار سے بولا تھا۔ ہم نے سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، اس نے ضامن کو یاد دلایا تھا۔ اب تمہیں ڈبل ناشتے اور ڈبل ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ سب کے ساتھ بھی کر لینا ناشتہ۔ اس کی نہ سنتے ہوئے وہ کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ حیام اس کی بات پر ہی اٹک گئی تھی۔ انکل، اب ہمیں نکلنا چاہیے اسلام آباد کے لیے۔ کل کا کیا پلان ہے؟ آپ کا بھی تو لاس ہو رہا ہے۔ چائے کا کپ عدیل ہمدانی کو تھماتی وہ بولی تھی اور ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن میں تو ان کا ولیمہ پلان کر رہا ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اور کب کروں۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے وہ پرسوچ لہجے میں بولے تھے۔ ولیمے کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں آپ، ہمیں فی الحال گھر جانا چاہیے، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ وجیہہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ کیوں نہیں لگ رہا آپ کا دل یہاں؟ اس کا اداس سا چہرہ ان سے چھپا نہیں رہا تھا۔ موسم اچھا نہیں ہے شاید، اس وجہ سے۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر انہیں مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی جائے نہ جائے، ہم دونوں کل چلیں گے۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے جلدی سے ہی صحیح لیکن پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ مسکرانے پر اکتفا کر گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ آئی مین ٹو سے، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ضامن ہاسپٹل کے بعد اسے پارک لے آیا تھا، ارادہ اس کے ساتھ واک کرنے کا تھا، لیکن حیام نے واک کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ وہی کہہ رہی تھیں جو تم نے سنا۔ آئی مین ٹو سے، وہ وہی کہہ رہی تھیں جو تم نے سنا، وہ اسی کے انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ حیام خاموش سی ہوئی۔ کیا تم ہیپی نہیں ہو؟ اس کو خاموش دیکھ کر تشویش زدہ انداز میں بولا تھا۔ ضامن، گھر جانا ہے مجھے۔ وہ پارک کے کھلے ماحول سے گھبرا سی رہی تھی، اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ آج ضامن زبردستی اسے ہاسپٹل لے آیا تھا، اور پھر جو نیوز ڈاکٹر نے انہیں دی تھی اس کو سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ مگر تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں گھر نہیں جانا۔ اسے لگا کہ حیام شاید ڈسٹرب ہو گئی ہے، مگر اب جانا ہے پلیز۔ بینچ سے کھڑے ہو کر اس نے جانے کو پر تولے تھے۔ کیا تم اس طرح ہی مجھے تنگ کرتی رہو گی حیام؟ ابھی تو ہم آئے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کب آپ کو تنگ کیا؟ بس اتنا ہی تو کہا ہے کہ گھر چلیں۔ اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو رہ لیں، میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ذرا برہم ہوئی تھی۔ اس کا رویہ ضامن کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیوں جاؤ گی تم ٹیکسی سے؟ میں لے کر چل رہا ہوں نا۔ وہ اس کا بگڑتا موڈ نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا، جبکہ حیام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کی سکلز کیا ہیں، سو آپ یہاں تو اپنی سکلز ڈیفائن نہیں کریں گے نا؟ اس کے ڈاکیومنٹس پر نظر ڈال کر اب وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لیے وہ اپنے آفس میں آ گئی تھی۔ مس، میں یہاں اپنی کوالٹی یا سکلز ڈیفائن کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنی کمپنی کو پروموٹ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کافی بے رخی سے وجیہہ کو جواب دیا تھا۔ آپ کے سکلز تو اچھی طرح سے ڈیفائن ہو چکے ہیں، مزید کیا کمی رہتی ہے؟ اس کے ڈاکیومنٹس وہ اس کی طرف کرتے ہوئے کافی سختی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر کمال کے ضبط کا عالم تھا۔ اس دن آپ نے خود سے جو کیا تھا وہ کیا تھا، میں نے بالکل فورس نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ پر کسی قسم کا احسان کریں۔ جب وجیہہ چیئر سے اٹھی تو وہ بفر کر بولا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی چاہ کیا رہی ہے۔ اوہ، میں نے کب ذکر کیا اس دن کا؟ میں تو بھول بھی گئی تھی کہ میں نے کسی پر احسان کیا تھا۔ وہ احسان لفظ پر زور دیتے بالکل نارملی بولی، لیکن اس کے الفاظ سن کر برہان کو اپنی انسلٹ سی فیل ہوئی تھی۔
سبکی کا احساس کر کے وہ کرسی سے اٹھا تھا اور اس کے مقابل آیا۔ وجیہہ اس کے کوٹ سے اٹھتی کیلون کی خوشبو برداشت نہ کر پائی اور 2 قدم پیچھے کیے۔ وہ ایک دم اس کے اتنے قریب آن کھڑا ہوا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ دنیا میں اتنے اچھے بندوں کا کوئی کام نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم سے بالکل اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں، اور اگر اتنا اچھا بننا ہی ہے نا تو اس دنیا سے تعلق ختم کر لو، فری ایڈوائس ہے یہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ اس کا سکون برباد کر کے بولا تھا۔ وجیہہ کو اپنا آپ ڈولتا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس قدر مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن جب اس وقت بالکل کمزور سا محسوس کر رہی تھی خود کو۔ آنکھیں جھپکائے بغیر وہ اسے ہی دیکھنے میں محو تھی۔ گڈ بائے، اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتا وہ بولا اور آفس سے نکل گیا، جبکہ وجیہہ اس کی موجودگی اب تک اپنے آفس میں محسوس کر رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں حیام کو لینے، میں نے اسے میسیج کیا ہے، وہ یونیورسٹی میں ہی ہے، گھر ڈراپ کر کے مجھے ایک کام سے جانا ہے، سو کھانے پر ویٹ نہ کیجیے گا۔ برہان کو میٹنگ سے فارغ کر کے وہ دوبارہ عادل ہمدانی کے آفس میں آئی تھی۔ مسٹر برہان کو صحیح ٹریٹ کیا آپ نے، ان کی کمپنی کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے بیٹا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بولے تھے۔ اول تو انکل میں کوئی بزنس وومن نہیں ہوں، صرف آپ کا ہاتھ بٹانے یا اپنی فراغت کے لیے یہاں آ جاتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ مسٹر برہان کا کیا میٹر ہے، باقی میں نے کافی کچھ دیکھ لیا ہے، سب سیٹ ہے۔ وہ کافی بے دلی سے جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ برہان کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا۔ میری بیٹی تو ہو، بزنس وومن نہ سہی، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عادل ہمدانی اس کا خراب موڈ نوٹ کر چکے تھے۔ نہیں انکل، حیام ویٹ کر رہی ہے، بس جانتے ہیں نا اس کی طبیعت خراب ہے، بس اسے لے کر گھر ڈراپ کروں گی تو سکون رہے گا۔ ضامن کی ساری ذمہ داری اس نے لے لی تھی، ضامن کے پیچھے وہ اس کا پوری طرح سے دھیان رکھتی تھی۔ اوکے آپ جاؤ، وہ ان کی اجازت لیتے ہی آفس سے نکل گئی تھی۔ ماما، جب سے میری شادی ہوئی ہے مجال ہے کہ مجھے ایک پل کا سکون میسر ہوا ہو۔ شادی کے پہلے ہفتے سے ہی وہ غائب ہے۔ اب تک میں اکیلی اس کمرے میں پڑی سڑ رہی ہوں، جس کمرے کو پانے کے لیے میں نے کتنی جد و جہد کی ہے۔ ماریا آج شادی کے بعد پہلی بار انیلا بیگم کے یہاں آئی تھی، ماں کے گلے لگ کر وہ سارے شکوے کر گئی تھی۔ ویسے بھی آرزو بیگم نے اسے انیلا بیگم کے یہاں بھیج دیا تھا۔ برہان ویسے ہی اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ دنیا کے لڑکے سارے مر گئے تھے جو تمہارا دل اسی پر آیا۔ بات کروں گی میں آرزو سے، میری پھول سی بچی کو مرجھا کے رکھ دیا ہے۔ انیلا بیگم اس کی کملائی ہوئی شکل دیکھ کر بولی تھی۔ ماما وہ میری محبت ہے، اس کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی مطلب کچھ بھی۔ اگر دنیا کے سارے لڑکے مر بھی جاتے نا تو تب بھی میں برہان کے علاوہ کسی سے شادی نہ کرتی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا دھیان حیام اور برہان کے ماضی میں چلا گیا تھا، جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے سے انگیج تھے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ انیلا بیگم اس کی مسکراہٹ پر جل اٹھی تھی۔ ماما اب تو سب میرا ہے، کیا پاگل ہونا، میں خوش ہوں بہت اس کے ساتھ، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تم مجھ سے اسی جگہ اسی وقت برہان کی شکایتیں کر رہی تھی، اور اب تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو؟ انیلا بیگم اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ماما کیا ہے، ایک تو میں اتنے دن بعد یہاں آئی ہوں اور بجائے آپ میرے لیے کچھ اسپیشل کریں مجھے لیکچر دینے میں لگی ہوئی ہیں، ماریا بدمزہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر انیلا بیگم نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ واپس ہوٹل آ گیا تھا، ساتھ ہی اس نے لاہور جانے کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھا کر وہ بیڈ پر پھیل کر لیٹا تھا۔ ایک بھی دن اس 1.5 ہفتے میں ایسا نہیں تھا کہ اسے ماریا یاد آئی ہو یا اس نے ماریا کو کال کی ہو۔ ماریا کا جیسے وہ نام و نشان ہی یہاں بھول کر آیا تھا۔ جتنا سکون وہ یہاں محسوس کر رہا تھا اتنا ہی بے سکون وہ لاہور میں اپنے گھر میں تھا۔ میں تو بھول ہی گئی کہ میں نے کسی پر احسان کیا تھا، وجیہہ کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، ہر بار پیچھے پڑ جاتی ہے، دونوں ملاقاتوں میں مجھ پر اس نے احسان کیا ہے، نہ جانے کون سی مخلوق سمجھتی ہے خود کو۔ وجیہہ کا کچھ اس طرح اسکیچ اس کے ذہن میں بنا تھا کہ کیسے میں اسے فیس کروں گا ہر میٹنگ میں۔ ہر بار وہ مجھے یہ جتائے گی کہ مجھے ہاسپٹل پہنچا کر اس نے احسان کیا۔ اس نے خفگی سے سوچا تھا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اس نے پیکنگ کی تھی۔ ناشتہ منگوانے کے بعد وہ باتھ میں گھس گیا تھا۔ 10 منٹ میں باتھ لے کر اگلے 5 منٹ میں وہ تیار ہو چکا تھا۔ ناشتے کے نام پر اس نے چائے کو لبوں سے لگایا۔ بھاپ اڑاتی چائے نے اسے جیسے
ठंड में सुकून दिया था। मामा मैं आज घर आ रहा हूँ, लंच रेडी रखिएगा। व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज उसने आरजू बेगम को किया था और चाय का कप वापस रखा था। बेडरूम से अपना बैग लेकर वो रूम से बाहर निकल गया था। अब उसका इरादा एयरपोर्ट जाने का था। अस्सलामुअलैकुम मामा, कैसी हैं आप? बुरहान घर पहुंचकर सबसे पहले आरजू बेगम के पास आया था, जो किचन में उसी के लिए खाना बना रही थी। आ गया मेरा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। वो मोहब्बत से उसके गले लगी थी। आज कितने दिन के बाद उन्होंने उसे देखा था। तबीयत ठीक है आपकी? वो उनका हाथ चूमता हुआ बोला था। तुम्हें मेरी तबीयत की कौन सी फिक्र है बेटा? ना तुम्हें बीवी की फिक्र है और ना माँ की, वो बेरुखी से बोली थी। ऐसी बात नहीं है मॉम, आपका तो बहुत ख्याल है मुझे, वो प्यार समोए लहजे में बोला था। आपने लंच मेरी पसंद का रेडी किया है ना? वो अब कुकिंग रेंज की तरफ आता बोला था। हाँ हाँ, तुम्हारी पसंद का ही है सब कुछ। वो उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराई थी। आपको पता है कितने दिन से आपके हाथ का खाना नहीं खाया, बहुत मिस किया है ये, बहुत मिस किया है आपके हाथ के बने खाने को, तभी मैं ऐसा हो रहा हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। वो मोहब्बत से बोलता आगे बढ़ गया था। ऑफिस से डायरेक्ट वो एक मॉल के अंदर दाखिल हुई थी। सुस्त रवि से चलती एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई। यस मैम, एक लड़का फौरन उसके पास आया था। हाय, क्या मुझे कुछ लॉकेट्स दिखा सकते हो? वजीहा चेयर पर बैठते बोली। किस तरह के लॉकेट मैम? फॉर बॉय और गर्ल? ऑफ कोर्स लेडीज एक्सेसरीज। उस लड़के के कहने पर उसने काफ़ी सारे लॉकेट्स के सैंपल सेट उसके सामने किए थे। वजीहा वो सारे लॉकेट्स अच्छी तरह देखने लगी थी, लेकिन उसे एक भी अपने मतलब का नज़र नहीं आया था। ओ, ये सारे सूटेबल नहीं हैं, प्लीज़ कुछ ऐसा दिखाएं कि जिसकी चेन में एक बड़ा सा स्टोन टाइप कुछ हो। लड़का उसकी बात सुनकर वापस उसे अलग से पीसेस दिखाने लगा। कुछ देर में वजीहा अपने मतलब का पीस लेकर मॉल से निकल चुकी थी। तुम जानते हो बुरहान, तुम्हें मैंने कितना मिस किया है इस पूरे हफ्ते में। वो रात के खाने के बाद किचन के कुछ काम समेट कर बेडरूम में आई थी। आरजू बेगम की कॉल पर वो दोपहर में ना सही लेकिन डिनर से पहले आ गई थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, वो बैकग्राउंड से टेक लगाए अपने बाजू फैलाता बोला था। मारिया उसकी बात सुनकर और उसके फैले बाजू देखकर एकदम चौंकने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। वो फौरन अपनी साइड से खिसक कर उसके करीब हुई थी। क्या सच कह रहे हो तुम बुरहान? वो उसके कंधे पर सर रख कर मुस्कुरा कर बोली थी। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? वो संजीदगी से बोला। आई लव यू बुरहान, यू आर माई लाइफ। उसका चेहरा थामती वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुई थी। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो लड़कियां मारिया, जो इस कदर बेशर्मी से अपने शोहर के सामने अपनी झूठी मोहब्बतों का इजहार करें। वो एकदम उसे अपने करीब से हटाता धक्का देता बोला था कि वो बेड से नीचे गिरते गिरते बची थी। बुरहान एकदम उसके करीब आकर उस पर झुका था, उसको बाजू से पकड़कर दोबारा बिठाया था। उसके हाथों की सख्ती मारिया को अपने बाजुओं में महसूस हुई थी। एकदम उसकी आंखें नम हुई थी। तुम्हारे सलमान ने तुम्हें सलाम दिया था, जवाब दे दो। आई मीन उस पर सलामती तो भेज दो, वो तंजिया लहजे में बोला था, जबकि मारिया की आंखें सलमान के नाम पर फटी की फटी रह गई थी। कौन सलमान? मारिया को अपनी जान जाती महसूस हुई थी। बुरहान की आंखें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। तुम्हारा पार्टनर सलमान, इतनी जल्दी भूल गई तुम उसे? वो उसका मुंह पकड़ता चिल्लाया था। दर्द हो रहा है मुझे बुरहान, वो अपना मुंह छुड़वाते हुए बोली थी। तुम्हें भी दर्द होता है क्या? लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती फिरती हो, तुम्हें भी दर्द हो सकता है क्या? अब वो वाकई बेदर्दी से उसे धक्का देते हुए बोला था कि मारिया आपकी बार बेड से नीचे मुंह के बल गिरी थी। वो इतनी ज़ोर से गिरी थी कि उसकी चीख निकली थी। अब भी बुरहान बाज ना आया था। खुद भी बेड से उतरता उसके करीब गया था। वो जो बेड के पास ही कारपेट पर मुंह के बल औंधी पड़ी थी, उसे कंधों से पकड़ कर उठाया था, सीधा किया था उसे। मारिया का चेहरा देखकर उसे ज़रा सी हमदर्दी भी नहीं हुई थी। मारिया का सफ़ेद चेहरा लाल अंगारा हो चुका था, जबकि पूरे चेहरे पर आंसू और बुरहान की उंगलियों के निशान नजर आ रहे थे। खुद से बताओगी या मैं कोई और तरीका फॉलो करूं? वो शेर की तरह उस पर धाड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहा है वो। इससे पहले कि अभी वो मजीद बोलती, बुरहान ने अपना दायां हाथ उसके चेहरे पर रसीद किया था। वो जो पहले इस काबिल ना हुई थी कि खुद के सहारे खड़ी हो सके। बुरहान के थप्पड़ ने उसके और होश उड़ा दिए थे। वो उसके छोड़ने पर वापस बेड पर गिरी थी। उसका मुंह बेड के पास रखी साइड टेबल पे लगा था। कितनी घटिया लड़की हो तुम, मर जाओ तुम।
तुम्हें मैं खुद मार दूंगा अपने हाथों से। वो जनूनी कैफियत में उसकी तरफ बढ़ा था। बुरहान नहीं नहीं, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली थी। मारिया। वो एकदम रुका था, गहरा सांस लिया जैसे कुछ और सोचा हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसके बोलने से पहले ही मारिया उसके ऊपर झपट पड़ी और उसके मुंह पे हाथ रखा। प्लीज़ बुरहान, वो शिद्दत से रोते बोली और उसके सीने से लगी थी। उसके गिर्द हसार बांधकर वो तेजी से रो रही थी। अब कुछ नहीं बोलना बुरहान, हटो मारिया। वो उसके हाथ अपनी कमर से हटाता उस पर गलत निगाह करके बोला था और कमरे से निकल गया था, जबकि मारिया बेड पर बैठी रोने में मसरूफ थी। क्या खाना आपने खुद बनाया है जामिन भाई? सामिया टेबल पर खाना लगाते हुए बोली थी। दारिम डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा था, जबकि जामिन और सामिया खाना लगा रहे थे। थोड़ा सा खुद बनाया है और थोड़ा सा ऑर्डर किया है, वो प्लेट्स टेबल पर रखते बोला। वाह, क्या आप खाना भी बना लेते हैं? सामिया को अच्छी खासी हैरत हुई। हाँ, जब बस बीवी बीमार हो या बीवी घर में ना हो। वो फिर किचन में कुछ लेने चला गया था। सामिया उसके पीछे गई। वाह, और एक आपका दोस्त है, इसे मोबाइल दे दो या ऑफिस की कोई फाइल, मजाल है कि खुद हिलकर पानी भी पी ले। सामिया कबाब प्लेट में रखते हुए मुंह बनाकर बोली थी। मेरे दोस्त की मेरे सामने ही बुराई कर रही हो तुम? जामिन ने हैरानगी से सामिया को देखा था। तो क्या हुआ, सच तो सबके सामने ही बोलना चाहिए, सामिया नॉर्मल अंदाज में बोली थी। और अभी ये सच तुम्हारा शोहर और मेरा दोस्त सुन ले तो आपकी खैर नहीं। जामिन ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया था। खिड़की के पास खड़ी वो मुस्तकिल सोचों में गुम थी। खिड़की से आती ठंडी हवा का एहसास जब उसे हुआ तो वो ज़रा पीछे को हुई थी। खिड़की बंद करके हटी और बेड से अपना तकिया लिया। अब उसका इरादा हयाम के बेडरूम में जाने का था। जाते हुए वो कबर्ड से एक बॉक्स निकाल कर ले गई थी। हाय, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गई? तो वजीहा उसके पास अपना तकिया रखते बोली। बिल्कुल भी नहीं। क्या आज यहाँ सोने का प्लान है? हयाम उसकी तैयारी और तकिया देख कर ही गुमान कर गई थी। हाँ, सोचा तुमसे बातें की जाएं, वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बोली। श्योर। हयाम मुस्कुराई थी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ हयाम। वजीहा ने बॉक्स उसके सामने किया था। लेकिन क्यों यार? हयाम ने बॉक्स थामकर उसे सराहा था, जिसके अंदर से एक लॉकेट और चेन निकली थी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था यार। बस मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि इसको तुम हमेशा अपने गले में पहने रहना। क्या तुम ऐसा करोगी? वजीहा लॉकेट को पकड़ती उसके गले में पहनाते पुरुमीद नज़रों से देखकर उसे बोली थी। हमेशा पहनी रहूँगी, एनी टाइम। हयाम मुस्कुराते हुए बोली थी। हाँ, एनी टाइम मतलब हर वक्त, हर लम्हे। इसको बस उतारना नहीं, और बात लेते वक्त इसे उतार देना, फिर फ़ौरन बाद में पहन लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वजीहा संजीदगी से बोली। हाँ, बट तुम तो इस तरह तलकीन कर रही हो जैसे मेरी शोहर हो। हयाम को हंसी आई। लेकिन तुम्हारी बहन तो हूँ ना, उसका हाथ थामती वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी। हाँ, सही कह रही हो तुम, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, डोंट वरी। थैंक्स हयाम। वजीहा मुस्कुराई थी। बुरहान के जाने के बाद वो बेडरूम में वापस आई थी। मोबाइल झपटने के से अंदाज में उसने ड्रेसिंग की दराज से लिया था। लॉक खोलने के बाद उसने हाइड कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट को डायल किया था। 1 बेल, 2 बेल, 3 बेल, रिंगिंग हो रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कॉल उठाओ मनहूस इंसान, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। वो खुद से बोलती दरवाजे को एक दफ़ा फिर चेक करके आई थी कि उसका लॉक लगा है या नहीं। हेलो। वो जैसे ही बेड पर बैठी थी फ़ोन से आवाज़ आई। हेलो हेलो सलमान। वो एकदम तेज़ी से बोली थी कि दूसरी तरफ से कहीं फ़ोन ही ना बंद हो जाए। जी ज़हे नसीब, कैसे याद किया आपने? दूसरी तरफ से सलमान मुस्कुरा कर बोला। उसके लहजे की शोखी मारिया अच्छी तरह नोटिस कर चुकी थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी सलमान। तुमने क्या बताया है बुरहान को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस तक पहुंचने की? वो उस पर चिल्लाई थी। रात से उसका दिल कर रहा था कि सलमान को मार डाले। मैंने कुछ नहीं बताया। कौन बुरहान? मैं तो नहीं जानता उसको, वो दूसरी तरफ से बोला था। वही बुरहान जिसकी साप्ता मंगेतर को भरी समाज दुनिया के आगे तुम बेइज्जत करने के लिए आए थे, इस इरादे से कि वो तुम्हारी हो जाए। लेकिन अफसोस वो तुम्हारी नहीं हो सकी। अब याद आया कि कौन बुरहान? ओ ओ ओ आई सी। सलमान मुस्कुराहट जब्त किए बोला था। मैं जामिन को बता दूंगी कि तुम्हारी रिहाइश इस्लामाबाद में है, वो गुस्से से बोली थी। मेरी एक बुरहान को फ़ोन कॉल ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो सोचो, जब तुम्हारी सारी बातें, सारे राज उसको बता दूंगा, क्या हाल करेगा वो तुम्हारा?
वो वार्निंग के अंदाज में बोला था। तुम ऐसा नहीं कर सकते सलमान, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है मत भूलो। वो गुस्से में आने के बावजूद कमाल जब्त की आहिस्तगी से बोली, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुमने जैसे नज़रें फेरी थी ना, मैं वो भी जानता हूँ। अब तुम मुझे कॉल ना ही करो तो बेहतर है। वो आम से लहजे में बोला, सलमान तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ। तुम्हारी एक एक बात, एक एक सबूत मेरे पास रिकॉर्डेड है। सिर्फ 1 घंटे में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। सिर्फ 1 घंटे में। तुम्हारा नंबर अभी मैं एजेंसी पहुँचाती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम कहाँ, कैसे और कब तक यहाँ से भागोगे। तुम जानते नहीं हो कि मैं कर क्या सकती हूँ। वो अब बाकायदा धमकियों पर उतर चुकी थी। ओह, क्या मैं तुमसे डर जाऊँगा? तुम क्या समझती हो किस तरह तुम मेरा नंबर ट्रेस करोगी? अभी तोड़ दूंगा नेटवर्क। तुम भूल रही हो कि किसे धमकी दे रही हो। अभी तो सिर्फ बुरहान ने तुम्हें ज़रा सा सुनाया होगा ना, लेकिन अब मैं वो करूँगा कि जिससे तुम्हें वो ज़रा देर में ही फारिग करके रख देगा। उसकी धमकी पर तो वो आपे से ही बाहर होने लगा था। अपनी बात कहकर उसने फ़ौरन फ़ोन रखा था। सुनो सलमान। उफ़ अल्लाह, क्या करूँ मैं? वो सर हाथों में थाम कर बैठ गई। क्या हुआ? रुक क्यों गई? सड़क पर चलती गाड़ी एकदम से रुकी तो हयाम परेशान सी होकर वजीहा से पूछने लगी। उस वक्त वजीहा उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रही थी। पता नहीं यार, 2 मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। वो सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से उतरी थी, जबकि हयाम शीशे से बाहर देखने लगी। वजीहा 2 मिनट बाद अब हयाम की तरफ आई थी। यार हयाम, वो शीशे पर झुकी थी और गाड़ी में बैठी हयाम को मुखातिब किया। हाँ, क्या हुआ? टायर पंचर हो गया है और मुझे चेंज भी नहीं करना आता। वो परेशानी से बोली। ओह, अब क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? मैं तो लेट हो रही हूँ, 9 बजे क्लास है। अब तो टाइम भी होने वाला है। हयाम ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली थी। मुझे भी तो ऑफिस पहुँचना है, लेकिन अब इस गाड़ी से तो नहीं पहुँच सकते। बाहर आओ, मैं कोई कैब देखती हूँ। वो अब रोड पर नज़र दौड़ाते बोली थी। नहीं, तुम अंदर ही बैठो, अभी जब दूसरी गाड़ी आ जाएगी तब भी बाहर आना। फजूल की धूप में तुम जलोगी। वो फैसला बदलते जल्दी से बोली थी, जबकि हयाम मुस्कुरा कर रह गई थी। हर छोटी से छोटी बात पर वो उसका ख्याल रखती थी। रोड क्रॉस करके दूर खड़ी गाड़ी में बैठा वो ये मंजर बड़ी गौर से देख रहा था। उसे ये कोई गुमान या शक सा हुआ था, लेकिन ये गुमान यकीन में जब बदला, जब वजीहा ने टैक्सी के आने पर हयाम को बाहर आने का कहा था और ख़ुद गाड़ी लॉक करके टैक्सी में हयाम के साथ जा बैठी थी। उसे अपनी नज़रों में अभी अभी शक सा लग रहा था। वो इसे इतनी जल्दी मिल जाएगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। थोड़ी देर पहले जो मूड उसका मारिया की कॉल के बाद ख़राब हुआ था, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। टैक्सी के पीछे उसने अपनी गाड़ी दौड़ाई थी। सीट से पुष्ट टिकाए जिस्म को ढीला छोड़े वो बैठने के अंदाज में लेटा ही हुआ था। आज ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। क्या मुझे जामिन को बताना चाहिए? और अगर बताऊं भी तो किस तरह बताऊं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और ना एड्रेस और ना कुछ और। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। वो मुस्तकिल इसी बारे में सोच रही थी। अगर फिर से हयाम को कुछ हो गया तो मेरी ही गलती होगी। पहले भी मैंने बहुत कुछ खुद के साथ और उसके साथ गलत कर दिया है, लेकिन अगर अब भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बुरहान एकदम सोचते सोचते सीधा हो बैठा था। टेबल पर पड़ा लैपटॉप करीब किया और उसे खोला था। फेसबुक का सोचकर उसने फेसबुक ऑन की थी। हो सकता है तुम्हारी आईडी के ज़रिए तुम तक पहुंच जाऊं, और अगर कोई आईडी ना हुई तो सामिया भी तो है। फेसबुक खोलकर उसने जामिन नाम की मुख्तलिफ आईडी सर्च की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया था। थक हार परेशान होकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की थी। डैम शिट, वो शदीद परेशान होकर रह गया था।